नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। वंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निखिलेश तिवारी, जो डॉक्टर राय हॉस्पिटल में एंडोस्कोपिक एंडोवास्कुलर एंड मिनिमल इन्वेसिव स्पाइन सर्जन है। डॉक्टर निखिलेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंसल न्यूज पर। थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्या के बारे में, और इसी के बारे में डॉक्टर निखिलेश से हम जानकारी लेंगे। तो डॉक्टर निखिलेश, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई सबसे कॉमन प्रॉब्लम आपको कौन सी देखने को मिलती है, इसकी इटियोलॉजी क्या है? जो सबसे ज़्यादा जो कॉमन मैं ओपीडी में फेस करता हूँ, प्रॉब्लम्स जो फेस करता हूँ, जो पेशेंट के साथ मुझे देखने के लिए मिलता है, वो होता है स्लिप डिस्क, जिससे कि बहुत सारे लोग अवगत हैं। बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो जनरली स्लिप डिस्क या साइटिका के साथ प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा बहुत और भी विभिन्न प्रकार की इटियोलॉजीज़ हैं, जैसे कि स्पाइन फ्रैक्चर्स हैं, और इसके बाद सिरिंगोमेलिया है। जिस प्रकार की ब्रेन ट्यूमर होता है उसी प्रकार सेम स्पाइन ट्यूमर्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा सिरिंगोमाइलिया है। पीडियाट्रिक्स अगर आप देखें तो पीडियाट्रिक्स में लाइपोमेनिंगोसील हो गया, मेनिंगोसील हो गया, डिप्लोमाइलिया हो गया। डिप्लोमाइलिया या डायस्टोमेटोमेलिया एक ऐसा टर्म है पीडियाट्रिक्स में, जिसमें कि अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, अगर मैं कॉमन आदमी के उसमें बात करूं, तो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो डबल हो जाता है और उसके बीच में बोनी स्पर आ जाता है, जिससे कि पैर चलना बच्चों का बंद हो जाता है समय के साथ। तो ये इसके अलावा भी और काफ़ी सारी एटियोलॉजीज़ हैं, बट आई थिंक सो ये सबसे कॉमन एटियोलॉजीज़ हैं जो एक न्यूरोसर्जन अपनी डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा फेस करता है। जी, इसी के साथ आपसे जानना चाहूंगी, आपने बताया कि ओपीडी में तमाम केसेस आते हैं आपके पास, आप किस तरह से हैंडल करते हैं, थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगी। और किसी भी बीमारी का, स्पाइन से जुड़ी हुई किसी भी बीमारी का पूर्वानुमान कैसे लगाया जा सकता है? देखिए, जनरली क्या होता है, जो मेरे पास जो आउट ऑफ 15 to 20 पेशेंट्स पर डे मैं जो ओपीडी में देखता हूँ, उसमें 2/3 जो पेशेंट होते हैं वो स्लिप डिस्क या साइटिका के होते हैं। और उसके अलावा गर्दन दर्द जो रहता है वो इट इज़ सेम लाइक साइटिका। जनरली रेडिकुलोपैथी को रेफ़र किया जाता है। जनरली पेशेंट जो मेरे साथ प्रेजेंट करते हैं वो ये बोलते हैं कि सर मुझे कमर में दर्द हो रहा है, जो कि एक पैर या दोनों पैर में पीछे के साइड से रेडिएट होते हुए नीचे की तरफ पैर में जा रहा है। उसके अलावा थोड़ा बहुत झंझनाहट बना होना है। सेम फीचर्स जो होते हैं गर्दन में प्रेजेंट होते हैं। गर्दन में भी गर्दन दर्द हो रहा है, बैक शोल्डर में मुझे पेन हो रहा है, साइड टू साइड पेन हो रहा है, इवन फिंगर्स में जो कहते हैं वो नमनेस आ गई है जी। इसके अलावा जो अदर फीचर्स हैं वो अगर बहुत ज़्यादा डिले हो गया है प्रॉब्लम, तो उसके साथ ये होता है कि यूरिन प्रॉब्लम्स, मोशन प्रॉब्लम हो जाती हैं। जी सर, आपने साइटिका के बारे में अभी चर्चा की कि साइटिका एक कॉमन प्रॉब्लम है जो आप देखते हैं। आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे कि साइटिका क्या है और उसमें ऐसे कौन से लक्षण होते हैं कि जब समझा जा सके कि चलिए अब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, जनरली देखिए काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं। अगर बात किया जाए स्लिप डिस्क की, जो साइटिका का सबसे कॉमन जो कारण है वो है स्लिप डिस्क। डिस्क अगर खिसक जाता है तो पर्टिकुलर किसी भी नर्व रूट को, जो भी पैर को या हाथ को पहुंचा रही है, उसको कंप्रेस करना चालू कर देती है, और वो डायरेक्टली होता है आपके पोस्चरल बिहेवियर के कारण। जनरली क्या होता है, हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं वो काम करने में इतना ज़्यादा मशगूल होती हैं, जैसे कि उनको झुकना है झाड़ू लगाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, नीचे ज़्यादा बैठना होता है, हैवी वेट्स ज़्यादा उठाने होते हैं, तो वो चीज़ें उनको एग्रवेट कर देती हैं। इसके अलावा अगर आप पूछें सिम्टम्स क्या हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सिम्टम्स में सीधे सीधे ये बोलेंगे कि सर मुझे एक बैक पेन, लोकलाइज बैक पेन हो रहा है। उसके बाद अगर और समय बढ़ जाता है तो ये बोलते हैं कि सर वो रेडिएट हो रहा है, पैरों तक पहुंच रहा है, टो तक पहुंच रहा है। उसके बाद एसोसिएटेड मुझे झंझनाहट आ रही है, पिन निडल सेंसेशन जनरली जिसको कहते हैं। और अगर और भी चीज़ें प्रोलॉन्ग हो जाएं तो पेशेंट का पैर चलना बंद हो सकता है। और जैसे कि मैंने बताया, अगर वो यूरिन प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया तो फिर वो इमरजेंसी सर्जरीज के लिए लायबल होती हैं। जी सर, आपने स्लिप डिस्क की जिस तरह से बात कही, आपसे समझना चाहूँगी, कई बार सुना गया है कि सुनने में आता है कि स्लिप डिस्क की जो सर्जरी होती है वो काफ़ी जटिल होती है, रिकवरी में कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखिए वो एक मिथ है अगर देखा जाए तो। जनरली मैंने अभी रिसेंटली कई सारी स्लिप डिस्क सर्जरीज की हैं, और मैं अपने ये व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, मैं पेशेंट्स को बताना चाहता हूँ ऑल अराउंड द रीजन जो भी मुझे देख रहे हैं, कि स्लिप डिस्क अगर स्लिप डिस्क के कारण कोई भी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो मैं इस चीज़ का लाइक थ्रू एंडोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज करता हूँ, और पेशेंट विद इन अनदर डे या विद इन 2 days ही स्टार्ट्स वॉकिंग, वो अपना चलना चालू कर देते हैं, और विद इन 10 to 14 days अपना नॉर्मल रूटीन वर्क गेन कर लेते हैं। तो जो एक मिथ बना हुआ है कि अगर सर्जरी करेंगे उसके बाद काम नहीं कर पाएंगे, तो मैं
लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उस अवधारणा को आप मन से निकाल दें। अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो पहले तो जल्द से जल्द आप अपने न्यूरोसर्जन को फॉलो करें, क्योंकि 7 आउट ऑफ 10 जो पीपल होते हैं वो विथ मेडिकेशन और बेड रेस्ट से ही ठीक हो सकते हैं। जो बाकी के 3 लोग हैं वो वही लोग होते हैं जिन्होंने या तो अपने न्यूरोसर्जन की बात फॉलो नहीं की है, या तो मेडिकेशन टाइम पे नहीं लिया है, या तो अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की है। जी, यानी कि एक मिथ है कि रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगता है और काफ़ी दिक्कत आती है। इसी के साथ आपने स्लिप डिस्क के साथ सर स्पाइन फ्रैक्चर की भी बात कही है, तो स्पाइन फ्रैक्चर किस तरह की बीमारी होती है, क्या कुछ देखने को मिलता है उसमें? मैडम जनरली स्पाइन फ्रैक्चर के कई सारे कारण हो सकते हैं। जो सबसे कॉमन जो चीज़ें होती हैं वो जनरली एक्सीडेंट्स होती हैं, हाई स्पीड व्हीकल इंजरीज हो गई, या फिर फॉल फ्रॉम हाइट, या फिर अभी जैसे कि बारिश का समय आ रहा है तो आप देखेंगे कि लोग जो भी वर्कर्स होते हैं वो काम करते करते गिर जाते हैं। इसके अलावा जो फ्रैक्चर के कारण है वो है पैथोलॉजिकल। अगर ट्यूमर हुआ है, मेटास्टेसिस हुआ है, कैंसर हुआ है, तो वो जनरली स्पाइन फ्रैक्चर कर देता है। दूसरी चीज़ है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है या सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है वो ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस जनरली आपकी वर्टिब्रा पे अटैक करता है, उसको ध्वस्त कर देता है। उसके बाद वो जनरली फिर आपको जो भी है सिम्टम्स, जो भी है वीकनेस हो गया, यूरिन मोशन प्रॉब्लम्स हैं, आपको बहुत ही कॉमनली देखने के लिए मिलते हैं। जी सर, इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो फ्रैक्चर्स की सर्जरी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो ऐसे में आपसे समझना चाहूँगी कि आपका हॉस्पिटल किस तरह से इन कॉस्ट इश्यूज़ को मैनेज करता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि जो स्पाइन फ्रैक्चर्स हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, स्पेसिफिकली महानगरों में आप देखें, क्योंकि मैं खुद मैं बेंगलुरु में मैंने काम किया है 6 साल 7 साल, और बहुत ही कॉस्टली सर्जरीज होती हैं। नियरली 3 to 4 lakhs की सर्जरीज पहुंच जाती हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं जिनको हम जिसको हम स्क्रूज बोलते हैं, रॉड्स बोलते हैं, जिसको आप टीवी में अभी इस समय आप देख रहे हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में मैं बता देना चाहता हूँ सागर आसपास के एरिया वालों जो भी हैं वो इस चीज़ को लेके निश्चिंत रहें, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में, डॉक्टर राय हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना चालू हुई है, जिससे कि पेशेंट बिल्कुल एकदम फ्री इलाज के लिए लायबल है। यानी कि आयुष्मान योजना के तहत आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और डॉक्टर राय हॉस्पिटल भी काफ़ी मदद करता है कॉस्ट इश्यूज़ को टैकल करने में। इसके साथ ही सर कुछ टेक्निकल टर्म्स की भी बात करेंगे हम। सबलक्सेशन और लिस्थेसिस नाम के कुछ टर्म्स हैं, इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी। देखिए, सबलक्सेशन और लिस्थेसिस अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो एक ही चीज़ है। अगर सर्वाइकल में आपकी एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर खिसक गई है या पीछे खिसक गई है तो उसको सबलक्सेशन कहते हैं। वही चीज़ अगर आपके लंबर रीजन में, अगर आपके लोअर पार्ट में, आपके लंबर रीजन में हुआ है तो उसको लिस्थेसिस कहते हैं। इसकी एक क्लासिफिकेशन है जिसको कि मेयरडिंग क्लासिफिकेशन कहा जाता है। उसमें नियरली 25%, 50%, 75%, और अगर 100% पूरा जंप कर गया है तो उसको यानी कि काफ़ी ज़्यादा इसमें कुछ दिक्कत आती है, या क्योंकि कई बार कहा जाता है कि जिस तरह की जो सर्जरीज होती हैं इन सारी कंडीशन में, लिस्थेसिस की कंडीशन में, तो वो उससे काफ़ी रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और इंसान को अपनी नॉर्मल रूटीन में आने में काफ़ी टाइम लगता है। इसके बारे में समझना चाहूँगी। एक्चुअली में देखिए, जैसे फ्रैक्चर की सर्जरीज होती हैं यूजिंग स्क्रूज एंड रॉड्स, उसी तरीके की लिस्थेसिस की सर्जरी होती है। बट जहाँ तक कि लिटरेचर का सवाल है, वहाँ पर अगर आप ग्रेड 1 और ग्रेड 2 देखें, जो अभी मैंने मेयरडिंग्स क्लासिफिकेशन आपको बताया, तो उसका जो रिजल्ट्स होता है काफ़ी अच्छा होता है, इवन ग्रेड 3 तक में। लेकिन ग्रेड 4 में अगर देखा जाए तो वो कमिंग बैक टू नियर नॉर्मल पोजीशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन ये है कि पेशेंट आफ्टर विद इन अ मंथ वो अपने नॉर्मल रूटीन वर्क को पा सकता है। और ये जो गलत अवधारणा है कि एक बार अगर स्क्रू रॉड लग जाए या सर्जरी हो जाए उसके बाद मैं बैक टू नॉर्मल नहीं आ पाऊंगा, ये बिल्कुल भी गलत है। हाँ, 10-15% जो आपका नॉर्मल रूटीन था 100% का, 10-15% में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट येस यू कैन कम बैक टू नियर नॉर्मल। बिल्कुल, आपने जिस तरह से कहा कि नॉर्मल हो सकते हैं अगर सर्जरी हो जाए उसके बाद भी, लेकिन कई बार ये भी देखने को मिलता है कि अगर यंग एज में कभी इस तरीके की सर्जरी हो और आगे जाकर फिर ओल्ड एज में आकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं लोगों को, उस तरह से कैसे डील किया जाता है? नहीं, लाइक आई हैव ऑपरेटेड मैनी केसेस और मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पे भी जाएँ, आप प्लीज़ चूज़ योर न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट वेरी वाइजली। आप देखें कि उन्होंने कितनी सर्जरी की है, किस प्रकार की है। डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। मेरे तो मैंने नियर नॉर्मल अगर मैं आपको बताऊं तो विद इन 2 months मैंने नियरली 35 केसेस स्पाइन के किए हैं, एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम आर परफेक्ट। उनमें से कई पेशेंट ऐसे थे जिनके चारों हाथ पैर चलना बंद कर दिए थे
और वो विद इन 10 to 15 डेज वो आए हैं और उनका चारों हाथ पैर हिलना चालू हो गया है। एंड पेशेंट जो है रियली बहुत ही हैप्पी हैं कि वो हमारे यहाँ डॉक्टर राय हॉस्पिटल में आके उन्होंने सर्जरी करवाई और आज उस कंडीशन में। यानी कि हर स्पाइन डिसीज़ का जो सोल्यूशन है वो अवेलेबल है और ऐसा नहीं है कि आगे जाके किसी दिक्कत का सामना करना पड़े। ऐसे में डॉक्टर निखिलेश, आपसे समझना चाहूँगी कि इसके अलावा आपने अपने अस्पताल में ऐसे कौन कौन सी बीमारियों से डील किया है डेली बेसिस पे, स्पाइन से जुड़ी हुई या किसी और सर्जरी के बारे में? जी देखिए, एक न्यूरोसर्जन जो भी अपनी लाइफ में डील करता है वो वन ऑफ द कॉमनेस्ट होता है हेड इंजरीज़, जो कि मैंने पिछले 5 to 6 मंथ्स में जब से मैं डॉक्टर राय हॉस्पिटल में आया हूँ मैंने नियरली 45 to 50 सर्जरीज़ की है और रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। डेफिनेटली हेड इंजरीज़ के कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि एक साइड का पैरालिसिस होना, बट जिस चीज़ को लेके अटेंडर्स हमारे पास आते हैं कि इनका जान बच जाना चाहिए जी, तो वो चीज़ हमारे यहाँ अभी तक सफल रही है। उसके अलावा मैंने स्पाइन ट्यूमर्स किए हैं, ब्रेन ट्यूमर्स किए हैं और एंडोवेस्कुलर, अभी जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में कैथ लैब का बिल्ट होने वाला है तो हम सेरेब्रल एंजियोग्राम करने वाले हैं, सेरेब्रल एम्बोलाइजेशन करने वाले हैं ट्यूमर का, एनरिज्म का कॉइलिंग करने वाले हैं, तो दैट इज़ इन द नियर फ्यूचर। जी डॉक्टर निखिलेश, आप सर्जरी के बारे में बता रहे हैं और ये भी है कि ये फील्ड काफ़ी जटिल है। आपसे समझना चाहूँगी कि सर्जरी के बाद किस तरह की सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए, क्या कुछ रूटीन रखना चाहिए जिनकी सर्जरी हो? जी देखिए, न्यूरो सर्जरी इज़ नॉट ओनली अबाउट लाइक, अगर मैं ये कहूँ कि खाली ऐसा नहीं है कि आप सर्जरी करके अपने पेशेंट को छोड़ दें। डेफिनेटली न्यूरो सर्जन को फ्रॉम टिप टू टो रेडी रहना पड़ता है। इट इज़ अबाउट A to Z। आप ऑपरेट करते हैं, उसके बाद आपको कब फीडिंग चालू करनी है, क्या मेडिसिन चालू करनी है, कब हार्ट रेट चेंज हो रहा है, कब बीपी चेंज हो रहा है, इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और इस चीज़ में मैं अपने जो भी कलीग्स हैं, जो भी मेरे आईसीयू के या जो भी मेरे टेक्नीशियंस हैं, उन सबका आज टीवी के माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। डॉक्टर संतोष राय सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे लोग लगाए हैं जो कि बहुत ही क्विक लर्नर्स हैं और उनके कारण बहुत ही सहूलियत होती है कि मैं इतनी छोटी सी प्लेस में न्यूरोसर्जरी को इतनी जल्दी इतने आगे बढ़ा पा रहा हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी छोटी सी जगह है, सागर इतना अच्छा नहीं किया है अभी तक उसने स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की अगर बात की जाए तो ऐसे में समझना चाहूँगी आपसे कि ऐसे में किस तरीके के चैलेंजेस आपको डेली बेसिस पे देखने पड़ते हैं, किस तरीके के पेशेंट से आप डील करते हैं? देखिए, छोटी जगहों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अटेंडर्स को समझाना कि रिज़ल्ट क्या होना है। तो उसके लिए मुझे ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑपरेशन मैं आज कर रहा हूँ वो डेफिनेटली सफल होना चाहिए, क्योंकि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट का ही सहारा होता है। अगर एक पेशेंट के अटेंडर्स ठीक होकर निकल जाते हैं तो वो दूसरे पेशेंट अटेंडर्स को भी बताते हैं, जो कि सबकी नज़रों के सामने आते हैं। और डेफिनेटली जैसे मैंने बोला कि न्यूरो सर्जरी इज़ नॉट अबाउट ऑपरेटिंग, जस्ट ऑपरेट करके छोड़ देना नहीं है। A to Z आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो कब उनका खाना पीना चालू करना है, कब उनको पोजीशन, कब उनको बैठाना है, कब क्या मेडिसिन चेंज करनी है, कब उनके बीपी और शुगर्स के बारे में या हाइपरटेंशन के बारे में मैनेजमेंट करना है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी रहता है। और बिल्कुल आपके लिए भी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ऐसे में लोगों को डील करना, जब लोगों को समझाना इतना मुश्किल हो। ऐसे में सर मैं आपसे समझना चाहूँगी कि सर्वाइकल एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जो यूथ में आजकल देखने को मिलती है, इसके बारे में आपसे विस्तार से समझना चाहूँगी। सर्वाइकल, देखिए सर्वाइकल जैसे मैंने कहा, जैसे कि लोअर बैक के लिए सियाटिका है, वैसे ही सर्वाइकल के लिए स्लिप डिस्क, जो कि कहते हैं डिस्क प्रॉब्लम्स हैं जी, उन सब के लिए डिफरेंट सर्जरीज़ हैं। डेफिनेटली एज वाइज जो चैलेंजेस हैं और आपको एज वाइज आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। जो यंग एज पेशेंट होते हैं उनमें हम एंटीरियर से जाके सर्जरीज़ करते हैं। कॉमन ईटियोलॉजीज़ जैसे कि मैंने बताया, स्लिप जैसे कि डिस्क फिसलना हो गया। OPLL एक टर्म है, हमारे स्पाइन को एक लिगामेंट है जो कि होल्ड करके रखता है। अगर उसकी थिकनिंग हो गई तो उसके कारण कॉर्ड कंप्रेशन आता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के सिम्टम्स उठते हैं। तो उस टाइप की सर्जरीज जनरली ओल्ड एज में आती है, 50-60s में आती है, 50 या 60 साल की उम्र में आती हैं। तो जनरली हम उनको ये प्रेफर करते हैं कि बैक साइड से सर्जरीज करें। हाँ, स्टेबिलिटी के आधार पे हम ये डिसीजन लेते हैं कि उनको स्क्रू फिक्स करना है या नहीं करना है। बट डेफिनेटली ये बहुत ही सेटिस्फाइंग सर्जरीज होती हैं। अटेंडर्स जैसे कि मैंने बोला 10 से 14 दिन के बाद अपने नियर नॉर्मल या रूटीन वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर निखिलेश, ऐसे में एक बहुत ही ज़्यादा ग्रास रूट लेवल वाला क्वेश्चन आपसे समझना चाहूँगी। कोरोना काल था पिछले दिनों और ऑनलाइन क्लासेस हुई थी। कई सारे बच्चों को सर्वाइकल की दिक्कत थी कि फ़ोन में काम करते करते सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, स्पाइन में पेन है।
ऐसे में बच्चों को किस तरह से डील करना चाहिए? मोबाइल फोन्स क्या एक मेन कारण हो सकते हैं? जी, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारी लाइफस्टाइल जो है बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी स्पाइन के लिए। जिस तरीके की लेडीज़ को अगर मैं बात करूं कि वो झुक के काम करना या हैवी वेट उठाना है, वैसे ही बच्चों में जो कि हाईली मोबाइल यूज़ करते हैं। देखिए, हमारे भगवान ने हमें जो सर्वाइकल स्पाइन दिया है उसका एक पर्टिकुलर कर्वेचर है जो कि सी कर्वेचर है। जी। जैसे हम मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, या फिर हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, या फिर स्टडी के लिए हम लॉन्ग आवर्स यूज़ करते हैं, उस हिसाब से हमारा जो स्पाइन है सी से उसका कर्वेचर चेंज होने लगता है। तो जिसको हम फ्यूचर में अगर हम देखें तो उसके कारण ये जो डिस्क प्रॉब्लम हो गई, आपकी OPLL प्रॉब्लम्स हो गई, वो इन्हीं चीज़ों के कारण आती है। तो आज की डेट में मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें। प्लीज़, अगर आपको इनिशियल कोई भी सिम्टम आया है, कोई भी प्रॉब्लम आई है, नेक पेन आया है, हैंड पेन आया है, झंझनाहट, किसी भी प्रकार की चीज़ आई है, प्लीज़ आप मुझे फॉलो करें। मैं आपको इतने सिंपल तरीके बताऊंगा कि दैट विल नॉट, वो आपकी सर्जरी में या आपकी बाकी के फ्यूचर में आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो अगर उन चीज़ों को आज हम रोक लेते हैं तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू टू सस्टेन योर हेल्थ। बिल्कुल, और जैसे कि स्पाइन एक काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गन है आपकी बॉडी का, तो ऐसे में आपको भी सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी कड़ी में सर मैं आपसे समझना चाहूँगी कि स्पाइन को लेकर काफ़ी दिक्कतें आती ही रहती हैं। ऐसे में कोरोना काल में जिस तरह से मैंने आपसे बात की कि कई सारे जो हॉस्पिटल्स थे उन्होंने भी कई सारी सेक्रीफाइसेस किए, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस टाइम पे? देखिए, जैसे कि मैं बताऊं, मैं जो मेरे ओनर हैं डॉक्टर संतोष राय, वो बहुत ही सुलझे हुए दिमाग के आदमी हैं। और जिस तरीके की उन्होंने एंड टाइम में उन्होंने आयुष्मान का लागू किया, उससे बहुत ही गरीब तबके के लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं, जिनके घर में खाने पीने के लिए नहीं है, जो लोकल वर्क करते हैं, जो डेली वेज वर्कर्स हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिली है। तो जो भी नियर बाय हैं, सागर के नियर बाय हैं, भोपाल के आसपास हैं, दमोह या कटनी, जबलपुर के जो भी लोकल एरियाज़ के जो भी लोग हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है और अगर आप आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं तो प्लीज़ आप मुझे फॉलो करें, एंड आई विल टेक केयर ऑफ़ योर बेटर हेल्थ एंड डेफिनेटली विल डू द बेस्ट। बिल्कुल, यानी कि जैसे कि आपने बताया कि सोशल मीडिया ने भी पिछले दिनों काफ़ी हेल्प की है, आप अपने पेशेंट्स तक पहुंच पाए हैं, पेशेंट्स आप तक पहुंच पाए हैं। आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि सोशल मीडिया को लेकर कई सारी भ्रांतियां भी हैं, कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स लोग यूट्यूब से या किसी भी चीज़ से देख लेते हैं और फिर उसको अपने ऊपर लागू कर लेते हैं। ऐसे में कई सारी दिक्कतें आती हैं, ऐसे लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं, देखिए, डेफिनेटली मैं एक ट्रेंड न्यूरोसर्जन हूँ, और जो भी चीज़ें मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखी हैं, जिस चीज़ को मैंने अप्लाई किया है, मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आप प्लीज़ अपने सर्जन्स या फिजिशियंस, आप उनको फॉलो करें, जिन्होंने अपना पूरा लाइफ 10-15 ईयर्स पूरे इस स्टडी को लगाया है, जिन्होंने उसके कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं, जिन्होंने कब क्या चेंज होना है, जिन डॉक्टरों को ये पता, प्लीज़ उनको फॉलो करिए। जो भी आपके बाबा हैं, जैसे कि आई शुड नॉट टेल इन दिस मीडिया, बट जैसे कि अभी डॉक्टर बाबा रामदेव ने डिफरेंट प्रकार की चीज़ें जो फैलाई हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करें। प्लीज़ फॉलो योर फिजिशियंस, योर सर्जन्स, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी है उनके कॉम्प्लिकेशंस या उनके ट्रीटमेंट को करते हुए। डेफिनेटली, जैसे कि मीडिया इस चीज़ को बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो मैं बंसल न्यूज़ को इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन चीज़ों को आपने सामने लेकर आया। और मैं ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डू कंटिन्यू दीज थिंग्स, कि लोगों के दिमाग में गलत विचार ना बैठें। जो भी सही ट्रीटमेंट है, जो भी सही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो भी किसी भी चीज़ का सही उपचार हो सकता है, प्लीज़ उन्हीं को फैलाने में आप मदद करें। बिल्कुल, और काफ़ी अहम भूमिका हो जाती है डॉक्टर्स की, मीडिया पर्सनल्स की। पिछले दिनों सर आपने देखा किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमें भी। ऐसे में सर, आपने बाबा रामदेव का अगर जिक्र किया है तो अब ये भी समझना चाहूँगी कि योगा और मेडिटेशन स्पाइन के लिए कितना सही है? देखिए, डेफिनेटली इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, जो मैंने बाबा रामदेव के बारे में बोला, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि योग बेटर नहीं है। देखिए, डेफिनेटली इन सब चीज़ों को स्टडी की गई है, और योग और मेडिटेशन से
जो आपका मस्तिष्क है या जो आपकी इम्यूनिटी है, इसको हायर पाते हुए देखा गया है और डेफिनेटली आपके पोस्चर को इम्प्रूव करने में मदद करती है। जो एक भ्रांति है डॉक्टर बाबा रामदेव के लिए, वो है मेडिसिन रिलेटेड। देखिए, मेडिसिन रिलेटेड जो जिस चीज़ का आपने लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं किया, देखिए यहाँ पर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स चल रहे हैं। दुनिया भर के डॉक्टर, दुनिया भर के साइंटिस्ट पूरी जगह से लगे हुए हैं और उस बीच में बाबा रामदेव आते हैं। बाबा रामदेव की एक क्लिनिकल ट्रायल चलती है जिसके बारे में कि हमको कोई नॉलेज नहीं है एंड डेफिनेटली दिस इज़ नॉट गुड, दिस शुड नॉट हैपन एंड आई एम विथ ऑल इंडिया मेडिकल साइंस। और मैं उनको ये कहता हूँ कि प्लीज़ डू कंटिन्यू योर प्रॉपर वर्क। आप जो भी कर रहे हैं ऑल अराउंड द इंडिया या ऑल अराउंड द वर्ल्ड, जो भी डॉक्टर्स कर रहे हैं, प्लीज़ डू कंटिन्यू। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। किसी के इफ़ एंड बट कहने से आपको अपना टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर 2 लोग आपको ये नहीं देख पा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो अगले 8 लोग जो हैं वो ये ज़रूर देख रहे हैं कि आप लोगों ने कैसे दिन रात अपना मेहनत किया है और उनके पेशेंट्स को उनकी जान बचाई है। सो आई एम लाइक, मैं अपनी मेडिकल फैटर्निटी को भी धन्यवाद दूंगा जिस तरीके से उन्होंने कोविड में अपना पूरा जो भी 2 महीने 3 महीने विदाउट अपनी फैमिली को देखते हुए उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किए हैं, आई एम लाइक वेरी मच ग्रेटफुल टू देम। बिल्कुल सर, और इसी के साथ मैं समझना चाहूँगी कि यंग जनरेशन के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने आप को हेल्दी रखा जाए, किस तरह से एक बैलेंस्ड डाइट पर फोकस किया जा सके? जिस तरीके से जैसे कि अभी आप देख रही हैं कि मीडिया और मोबाइल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है, तो मैं बच्चों को ये कहूँगा कि प्लीज़ आप बाहर भी थोड़ा एक्टिविटीज़ में ध्यान दें, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ध्यान दें, बाहर प्ले करें। डेफिनेटली अभी कोरोना चल रहा है तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, बट पर डे आप ये मेंटेन करें कि आप अर्ली मॉर्निंग उठें, थोड़ा सा योग मेडिटेशन ज़रूर करें और अपनी पढ़ाई का शेड्यूलिंग और अपने खेल का शेड्यूलिंग थोड़ा सा मेंटेन करें। आप रेगुलर भी इतना ज़्यादा पढ़ने के लिए ना बैठें कि आपको बैक पेन चालू हो जाए। बीच बीच में आप 5 या 10 मिनट्स का गैप लेते रहें एंड डेफिनेटली हेल्दी डाइट इज़ अ मस्ट थिंग। अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं तो आपका माइंड स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल सर, और जिस तरह से हमारी जो डिस्कशन थी वो रीढ़ की हड्डी के बारे में थी, तो आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अंत में रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याओं के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर में जिस भी प्रकार के प्रॉब्लम्स स्पाइन से रिलेटेड होते हैं, फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, स्लिप डिस्क हो रहा है, वो हमारी पूरी लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट है। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी तो इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर लाइफस्टाइल। डेफिनेटली उसके बाद अगर प्रॉब्लम अराइज होती है तो उसके बाद हम लोग बैठे हुए हैं। प्लीज़ जो भी मेरे नियर बाय हैं, प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, आई विल सी। और अगर जो डिफरेंट प्लेसेस में या छत्तीसगढ़ में या फिर एमपी के और भी जोन्स में देख रहे हैं, तो प्लीज़ डू कंटिन्यू टू फॉलो योर न्यूरोलॉजिस्ट एंड न्यूरोसर्जन्स। तो वो आपको सही और बेटर तरीका और इलाज बता पाएंगे विथ चेंज इन द लाइफस्टाइल्स। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आज आपने हमारे साथ साझा की हैं डॉक्टर निखिलेश, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी डिस्कशन के लिए। थैंक यू। तो आज डॉक्टर निखिलेश तिवारी से हमारे साथ उन्होंने रीढ़ की हड्डी की समस्याओं के बारे में चर्चा की, कई जानकारियां साझा की। निश्चित रूप से आपको आपके सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। यदि आप भी ऐसी ही किसी बीमारी से परेशान हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या के उपचार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।